चलें तो क्योंकि पहला ही टॉपिक ऐसा है जो नया टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सब बच्चे आ जाएं। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारा हो गया है 1D में, 2D में भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी हमको इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। एक कोलिजन और होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब बच्चों को पता है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है, और u1 अगर u2 से बड़ी है तो ये a b से जाके टकराएगा अगर सेम लाइन में चल रहा है, सीधी सीधी लाइन में चल रहा है। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता था उसमें क्या होता था कि कोलिजन से पहले बिफोर एंड आफ्टर दो चीजें, मोमेंटम इक्वल होता था इलास्टिक में, और काइनेटिक एनर्जी भी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर बराबर होती थी। ये इलास्टिक कोलिजन की बात थी। हम सबको ये बात पता है, हमको तो ये भी पता है कि कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो जाएंगी, कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, हमको तो ये भी पता है। इतनी बात सब बच्चों को अगर पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो टकराएंगी। तो टकराने के कई टाइप होते हैं। कैसे कैसे? एक तो इलास्टिक होता है और एक इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन में टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम बराबर होता है और काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होती है। मतलब एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस नहीं होती, जितनी पहले काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही बाद में काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा। बड़ा इनप्रैक्टिकल सा कोलिजन है ये। कोलिजन जनरली नहीं होता, गैसियस आयन में ये कोलिजन होता है, वो भी इतना इलास्टिक नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही होता है। इलास्टिक कोलिजन केवल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हैं उनके आपस में इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, गैसियस पार्टिकल हैं जब वो चलते हैं तो उनके आपस में इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। जनरली अगर हम देखें, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराई, एक बॉल दूसरे बॉल से टकराई, मैकेनिकली अगर मैकेनिक्स में हम देखें छोटे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स के लिए, तो जब भी कॉलिजन होता है तो एक बात तो नेसेसरी है कि साउंड तो आता ही आता है। तो पहले कॉलिजन हो रहा था, पहले ये दोनों मूव कर रही थी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, अब दोनों टकराई तो साउंड आया। साउंड क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई? काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा। दूसरी बात, कभी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो हीट भी जनरेट होती है, तो जरूर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ ही हुआ होगा। जितने भी आप प्रैक्टिकली जितने भी कॉलिजन्स देखते हो या आप कॉलिजन कर रहे हो, इन दो मार्कर हैं, मैंने इन दोनों मार्कर्स का कॉलिजन किया, इनमें से टकराने पर आवाज आई, थोड़ी हीट भी जनरेट हुई होगी, तो ये जरूर पहले इनके अंदर साउंड क्या है? एनर्जी। आवाज क्या है? एनर्जी। पहले इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ भाग किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी में। इसका मतलब जो आज हम पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, क्या चीज कंजर्व नहीं होती? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और ये हम सबको पता है। इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा सबको पता है ना क्या कंजर्व नहीं होता? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ध्यान दें। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती।
मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के कंपैरिजन में कम होती है। पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फिर कॉलिजन हुआ तो कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी या दूसरी एनर्जी में लॉस हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चली गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। किसमें? इन इलास्टिक कॉलिजन में। एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड होती है? एनर्जी, आंसर दें सभी बच्चे, कोशिश करें। मैंने बोला इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं क्या इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड होती है? स्टेटमेंट समझें। पहले मैं बोला था काइनेटिक एनर्जी, अब मैं बोल रहा हूं टोटल एनर्जी। क्या इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी कंजर्व्ड होती है? बताएं, जिससे मैं आगे की तरफ चलूं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। Is the energy is conserved? होती है। वेरी गुड। एनर्जी कंजर्व्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो सबके लिए होता है, सब जगह एनर्जी तो कंजर्व होती ही होती है। यहां कौन कंजर्व नहीं है? काइनेटिक एनर्जी। पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है। पहले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है बाद की काइनेटिक एनर्जी से, तो एक लॉस होता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी लॉस बोलते हैं। वो हम निकाल भी सकते हैं। किसमें? इन इलास्टिक कॉलिजन में। लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। इन इलास्टिक के बारे में ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? साउंड में या हीट एनर्जी में। वाइब्रेशन एनर्जी ही हीट एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल, जिसमें भी आप, ये काइनेटिक एनर्जी जनरली साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो लॉस हुआ, मान ले 10 जूल का लॉस हुआ, तो 10 जूल एनर्जी साउंड और काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। टकराए, आवाज आई, वो साउंड एनर्जी है। तो इतनी बात मुझे पता है, सबको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व, लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अब इसका डेरिवेशन कराने से पहले, इन इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन कराने से पहले आप सब बच्चे के हेडिंग डाल लें। वो हेडिंग है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमको ये पढ़ना है होता क्या है, ये क्या बला है ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सब बच्चे हेडिंग डाल लें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व्ड होती है। एनर्जी क्या, काइनेटिक से साउंड में बदल गई, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी में रही ना। टोटल एनर्जी तो एनर्जी रही ना। एनर्जी कहीं दूसरी फॉर्म में गई, मतलब दूसरी जगह गई क्या? नहीं। तो एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, चाहे वो कोई भी हो। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा ना 9th में 10th में, जब भी पढ़ा होगा। तो एनर्जी तो हर केस में कंजर्व्ड रहती है, ऐसा नहीं कि वो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये बात ध्यान रखना। चलो, मैं पढ़ रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये ध्यान देना सभी बच्चे। मुझे एक बात बता, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2,
ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। कॉलिजन कब होगा? अगर U2 U1 से ज्यादा हुआ तो कभी जीवन में ये टकराएंगे क्या? नहीं। U2 मान ले 10 है और ये 5 है, तो कभी ये टकराएंगे क्या? नहीं। कॉलिजन होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि U1 को ग्रेटर देन होना चाहिए U2 से, या ये दोनों, ये ऐसे चल रहा होता, ये ऐसे चल रहा होता तो कॉलिजन हो जाता। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिया है तो कॉलिजन, अगर मैंने ऐसे लिया है ऐसे, तो कॉलिजन तभी होगा जब U1 बड़ा होगा U2 से। क्लियर है? ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझना। टकराने से पहले की बात है, बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ए और बी के बीच की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? बता। बिफोर कॉलिजन ए और बी के बीच की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन टकराने से पहले ए और बी के बीच की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? फटाफट मुझे बता। बिफोर कॉलिजन ए और बी के बीच की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? फटाफट जल्दी। बिफोर कॉलिजन ए और बी के बीच की दूरी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। कम। कितनी स्पीड से दोनों के बीच की दूरी कम, बीच की दूरी कम हो रही है? कितनी स्पीड से? आप देखोगे कि दोनों के बीच की अप्रोचिंग वेलोसिटी, मतलब ए बी को अप्रोच कर रहा है, ए बी के पास में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप्रोचिंग वेलोसिटी। अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या है? अप्रोचिंग वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस। ए बी को अप्रोच कर रहा है, हम तो ये मानेंगे कि दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों की अप्रोचिंग वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन क्या होगी? U1 माइनस U2। सोच के देखो, अगर इस तरह से दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों, अगर ये मान ले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता और ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता, तो एक सेकंड में इनके बीच की दूरी 8 नहीं 12, तो एक सेकंड में इनके बीच की दूरी 2 मीटर पर सेकंड कम हो जाती, क्योंकि 10 चल लेता, ये 12 चल लेता, तो ये दूरी एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम हो जाती। इसीलिए मैं बोलता कि दोनों के बीच की अप्रोचिंग वेलोसिटी, दोनों के बीच की अप्रोचिंग वेलोसिटी होगी U1 माइनस U2। ये 10 चल रहा है, ये 12 चल रहा है, तो ये 10 मीटर चल लेगा, ये 12, तो भी दूरी कम हो जाएगी। बात समझ रहा है कि नहीं? तो दोनों के बीच की अप्रोचिंग वेलोसिटी शुरू में कितनी हुई? U1 माइनस U2। ये मैंने एग्जांपल से समझाया। अब बता, टकराने के बाद, आफ्टर कॉलिजन, बहुत ध्यान से सुनना, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन कौन, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ये ए है और ये बी है, आप बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? एक बच्चा बोला एक ही, मैंने कहा एक ही ज्यादा हुई तो फिर से टकराएगा, रह रह के टकराएगा, टकरा गया, फिर एक ही ज्यादा, फिर टकराएगा, फिर एक ही नहीं ज्यादा होगी। आफ्टर कॉलिजन डेफिनेटली बी की स्पीड ज्यादा होगी ए से। सोच के देख ले थोड़ी देर। आफ्टर कॉलिजन डेफिनेटली बी की स्पीड ज्यादा होगी ए से, किधर भी हो सकती, लेकिन बी की, इनमें सेपरेशन होगा डेफिनेटली। आफ्टर कॉलिजन देखो, पहले ए कॉलिजन के बाद, टकरान के बाद तो दूरियां बढ़ती हैं ना, तो ये मान ले इसकी वेलोसिटी है v1, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी को कितना बोलते हो? v1, और इसकी वेलोसिटी है v2, तो डेफिनेटली अब सेपरेशन होगा, तो v2 ग्रेटर देन v1 होगा कि नहीं? कोई बोल चल नहीं सर v1 भी तो बड़ा हो सकता है। मैंने कहा v1 अगर बड़ा हो गया ना सेम डायरेक्शन में, तो फिर से टकराएगा। ये ऐसा होता है क्या? एक बार टकरा गया फिर ढम ढम ढम? तो आफ्टर कॉलिजन इसकी स्पीड हो गई v2, इसकी स्पीड हो गई v1, तो दे आर सेपरेटिंग, दे विल सेपरेटिंग टू ईच अदर, तो इनकी सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी? सेपरेशन
वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी दोनों के बीच की क्या होगी? सेपरेशन वेलोसिटी अगर आप देखें ये v2 से जा रहा है, ये v1 से, v2 ज्यादा होगी v1 से, तो सेपरेशन वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1। बिफोर कॉलिजन दे विल अप्रोच टू ईच अदर एंड आफ्टर कॉलिजन दे विल सेपरेट। वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होती हमेशा, ये गलत है तुम्हारी नजर में। वेलोसिटी नॉट इंटरचेंज, अगर इनके मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, ऐसे वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होती। इसकी u1 u2 से v2 हो गई, इसकी u1 से v1 हो गई, वो भी इलास्टिक में होता है। जब दोनों के मासेस इक्वल हों तो देयर वेलोसिटी विल इंटरचेंज। वैसे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, जो भी अपने याद किए हैं फॉर्मूले। तो पहले अप्रोच कर रहे थे, बाद में सेपरेशन होने लगा। ये तो आपको पता है कि कॉलिजन से पहले अप्रोच होगा तभी टकराएंगे, अप्रोच होगा तभी टकराएंगे, और टकराने के बाद जब तक सलाह नहीं होगी तब तक लड़ाई कैसे होगी? टकराए, अब लड़ाई हो गई, दूर दूर सेपरेशन। हम तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ रहे थे सर, इसका क्या मतलब है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सेपरेशन, रेशियो ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दो ऑब्जेक्ट हैं, टकराने से पहले they will approach to each other, so what is their approaching velocity? And after collision they will separate to each other, so what is their separation velocity? If separation velocity is this and approaching velocity is this, then ratio of separation velocity upon approaching velocity is coefficient of restitution. So this is coefficient of restitution. कोई आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। टकराने से पहले दोनों अप्रोच करेंगे, आफ्टर collision they will separate, and separating velocity v2 minus v1, so separation velocity upon approaching velocity is coefficient of restitution. कॉपी कर लें इस चीज को पूरे को, बताएं फटाफट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। नहीं, किसने बोला ये बड़ा होता है? इस केस में अगर ये दोनों इस तरफ चल रहे हैं तो u1 बड़ा होगा u2 से। इस केस में हो सकता है v2 बड़ा हो, सेपरेशन होगा ना v2, तभी सेपरेशन तभी हो सकता है ना v2 बड़ा हो v1 से। तो v2 माइनस v1, अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कुछ और भी हो सकता है। मैं तो इस केस के हिसाब से बता रहा हूँ तुमको कि इफ द वेलोसिटी इज इन सेम केस, सेम डायरेक्शन, सो अगर कॉलिजन होना है तो ऑब्वियस सी बात है, ए की वेलोसिटी बड़ी होगी, बी की वेलोसिटी छोटी होगी। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो टकरा पाएगा? कभी नहीं। और टकराने के बाद बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, कुछ बातें ऑब्वियस होती हैं, उनको ऑब्वियस की तरह ही लो। सर ई इज रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, और वो होता क्या है? रेशियो ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉलिजन के अंदर जो जब टकराने के बाद सेपरेशन की वेलोसिटी होती है और टकराने से पहले अप्रोचिंग वेलोसिटी होती है, टकराने के बाद सेपरेशन वेलोसिटी और टकराने के बाद अप्रोचिंग वेलोसिटी, दोनों के रेशियो को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। बोलो। स्कंद पांडे, यतन शर्मा, गौरव रॉय, मानस राय, फटाफट जल्दी बताएं। हो गया?
चलो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आपको कोई डाउट नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सर, जब कॉलिजन होता है तब अप्रोचिंग वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी का जो रेशियो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, वैसे ही फालतू का एग्जांपल है, इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ये बिफोर कॉलिजन है। आफ्टर कॉलिजन क्या होता है? आफ्टर कॉलिजन मान ले इसकी स्पीड होती है 8 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड होती है 3 मीटर पर सेकेंड। मान ले ऐसा मान लिया मैंने। तो ये बिफोर कॉलिजन है, ये आफ्टर कॉलिजन है। आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? तो सबसे पहले अप्रोचिंग वेलोसिटी निकालोगे। बिफोर कॉलिजन दे आर अप्रोचिंग विद द स्पीड ऑफ 2, सो अप्रोचिंग वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी निकालोगे, सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है? 1। ये 8 है, ये 7 है, तो 8 माइनस 7 दैट इज v2 माइनस v1। सो द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1/2 इस केस में। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब समझे कि नहीं समझे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि जहां सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी का रेशियो जो होता है, आफ्टर कॉलिजन सेपरेशन वेलोसिटी, आफ्टर बिफोर कॉलिजन सेपरेशन अप्रोचिंग वेलोसिटी, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग आंसर देंगे उसका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कभी? ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ये बिफोर है और वो आफ्टर कॉलिजन है। बिफोर कॉलिजन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। आफ्टर कॉलिजन ए ने अपना रास्ता बदल दिया और बी अब उसी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से। ये आफ्टर है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएं। ये कोई कॉलिजन हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलिजन नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये कोई स्पेसिफिक कॉलिजन्स नहीं है, इलास्टिक इन इलास्टिक मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो ऐसे ही मन से बोल रहा हूँ आपको, बस मतलब बताने के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। इस केस में बताएं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। बिफोर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, बाद में ऐसे जाने लगे। बताएं फटाफट आंसर।
आया किसी का? एक बच्चे का आया है इसका का 2/5, 2/5, 2/5, एक का आया है 2। जब ब्लर होती है ना स्क्रीन, थोड़ी देर पेशेंस रखा करो, क्या होता है ना। हाँ पॉसिबल है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल हैं, कौन कौन सी नहीं। जब ब्लर होता है ना तो थोड़ी देर पेशेंस रखें, वो कुछ मोबाइल दूसरा है आज तो इसका ऑटो फोकस होता है, कभी कभी इस मोबाइल में ऑटो फोकस हो जाता है अपने आप। तो मैं वो समस्या अभी इस मोबाइल का मुझे एक्सपीरियंस नहीं कैसे करते हैं, मैं अपने मोबाइल में तो ऑटो फोकस को कंट्रोल कर लेता हूँ, इसमें नहीं। अच्छा, क्या होता है ई, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सेपरेशन वेलोसिटी। यहां देखो सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है, यहां सेपरेशन वेलोसिटी देखें तो 2 है कि नहीं 2? यस। और अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी है 5। आप अप्रोचिंग वेलोसिटी निकालोगे u1 माइनस u2 होता है, लेकिन u2 तो खुद माइनस का है, -3 इधर की तरफ है वेलोसिटी। आपको पता है ना जब अपोजिट जाते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी कितनी हो गई 5, और सेपरेशन वेलोसिटी कितनी हो गई 2। तो e 2/5। अच्छा एक और बात बता दूं, आप e को ऐसे लिखते हैं ना v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। आप ये ध्यान रखें कि नेगेटिव नहीं आ सकता, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ नंबर ओनली, है ना। तो आप नेगेटिव आ भी रहा हो, आप तो डिफरेंस निकालना है आपको, तो या यहाँ अप्रोचिंग तो 5 है तो क्या डिफरेंस, वो तो प्लस हो गया। लेकिन इनका निकालते समय आपको नेगेटिव भी आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे v2 माइनस v1 यहाँ करते तो 2 माइनस 4 होता, माइनस का 2 होता, क्योंकि ये हम इसको u1 बोलते हैं, इसको u2, इसको v1, इसको v2, तो v2 माइनस v1 करते यहाँ तो माइनस का 2 होता। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर होता है तो यहाँ मॉड्यूलस लगा देना, जो भी माइनस में भी आए तो आप उसको लास्ट में आप प्लस में लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ नंबर। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में सर हमें कोई डाउट नहीं, अभी इलास्टिक इन इलास्टिक सब छोड़ दो। अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हमसे कोई पूछता है तो सर कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी का सेपरेशन है, ऑब्जेक्ट का सेपरेशन वेलोसिटी, और कॉलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का अप्रोचिंग वेलोसिटी का रेशियो इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैंने अब पूछा किसी बच्चे से कि बेटा इलास्टिक कॉलिजन का ई कितना होता है, इन इलास्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, ई का वैल्यू कितना होता है। तो देखना क्या आंसर आया उसका। आप बताओ इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, ध्यान देना थोड़ी देर, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं इस चीज को। ये u1 स्पीड है और ये u2 है। आफ्टर कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन हम ऐसे पढ़ा है, आफ्टर कॉलिजन इसकी v1 हो जाती है और इसकी v2 हो जाती है, v2 बड़ा हो जाता है। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एक कंडीशन बनती है, ये इलास्टिक कॉलिजन की बात बता रहा हूं। इलास्टिक कॉलिजन में मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, इलास्टिक कॉलिजन में मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, देखना कितनी आएगी। इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू आएगी, ध्यान दे सुनना। इलास्टिक कॉलिजन में ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। अगर आप इलास्टिक कॉलिजन का डेरिवेशन खोल के देखें तो आपने जब ऐसा लिखा था ना m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और नीचे एक इक्वेशंस बनाई थी, तो एक इक्वेशन बनी थी, वो इक्वेशन बनी थी आपकी बेटा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, या ऐसी नहीं बनी तो ऐसी बनी होगी v2 प्लस u2 इक्वल टू u1 प्लस v1। इन दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपके पास बनी होगी, देख लो। इलास्टिक कॉलिजन का डेरिवेशन करते टाइम आपको ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन, एक ही है वो, तो मैंने इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो ऐसी बन गई। इन दोनों इक्वेशंस में से आपको एक इक्वेशन मिली होगी, इलास्टिक कॉलिजन का डेरिवेशन देखो आपको दिखाई देगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है,
E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ध्यान से देखें, इलास्टिक कोलिजन के डेरिवेशन में आपको ये वाली या तो ये वाला इक्वेशन दिखा होगा, ये नहीं दिखा तो आपको ये दिखा होगा V2 और U2 को इधर ले आओ, U2 इक्वल टू U1 और U1 V1। ये इक्वेशन आपको जरूर दिखा होगा, इन दोनों में से एक इक्वेशन आपको जरूर दिख रहा होगा अगर आप डेरिवेशन देख रहे होंगे तो, इलास्टिक कोलिजन में। और हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सबके लिए कितना होता है, इतना। अब अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2 तो बराबर होते हैं, हमने डेरिवेशन करके किया है। आपने डेरिवेशन किया होगा तो डेफिनेटली आ रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया होगा, मोमेंटम को कंजर्व किया होगा, जब दोनों को डिवाइड किया होगा तो ये इक्वेशन 101% आ रही होगी, ये या ये आप जो भी समझे। तो आप देखें V2 माइनस V1 तो U1 माइनस U2 के बराबर है, मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1। ध्यान रखना, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। ये हम जानते हैं डेरिवेशन से, डेरिवेशन पूरा नहीं करेंगे, आपने किया है, लंबा सा डेरिवेशन है। आप पहले मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी को, और फिर इक्वेशंस बना के काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशंस को मोमेंटम वाली से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास या इस टाइप का या इस टाइप का बनता है। तो यहां से एक बात पता चल गई कि V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2, मतलब सेपरेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू अप्रोचिंग वेलोसिटी। और सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी बराबर हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1। ध्यान रहे, इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में कितनी होती है, तो इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। फटाफट कॉपी कर लें तो मैं आगे की बात बताऊं। टू इज टू 1 गलत, 1 होती है। झूठ नहीं बोलना, अगर समझ में ना आए तो पूछना, एक बार और बता दीजिए। प्रियांशी बोल रही है। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है, बच्चे ने बोला सर सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन में अगर तुझे ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, बोले पता है सर। बोले यहीं पे तुझे अगर बता देता मैं उस टाइम पे ही कि बेटा इस वेलोसिटी को देखो, ये वेलोसिटी क्या है, तो तुम बोलते सर सेपरेशन वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी क्या है, आप बोलते हैं अप्रोचिंग वेलोसिटी। मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोचिंग वेलोसिटी बराबर होती हैं, और यही तो ई होता है। तो सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इक्वल इक्वल तो कट जाएंगी ना। अगर मैं बोलूं कोई P अपॉन Q है और P Q के बराबर है तो ये रेशियो 1 आएगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रेशियोज में होते हैं, और मैं बोलूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है तो आप बोलोगे उसका रेशियो 1 आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 से कम होता है। ये अभी हम देखेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 से कम होता है। किसमें बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में। ये लिख लें, अगर ये लिख लिया है तो आप लिख लें क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। अब वही हम पढ़ने वाले हैं, उसी की हम बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने देख लिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे काम का है। कई क्वेश्चंस में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया रहेगा, उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इन इलास्टिक कोलिजन आराम से पढ़ सकते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया। मैंने क्या बोला, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू 1 से कम
0 से ज्यादा और बराबर हो सकता है। 0 कब होता है बात करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा या एक केस में 0 के बराबर हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे 0 वाले की बाद में। लेकिन ये ध्यान रहे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन में 1 से कम और 0 से ज्यादा होता है, और इलास्टिक कोलिजन में फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर लिखना सही है, इन इन डबल हो जाता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन E का वैल्यू 1 होता है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ये बातें आपके स्कूल एग्जाम्स में, नीट में भी कई बार पूछी गई हैं डायरेक्टली। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। बता दिया एक बार और। वीडियो बार बार बीच में ब्लर हो रहा है, क्या करूं बेटा इसका मैं, वीडियो बार बार ब्लर हो रहा है, बड़ी समस्या है। अब ये ऑटो फोकस की समस्या है, देखो अभी ब्लर ही है, सही कह रही है बच्ची। ब्लर है, सही है, ऐसे बीच में, ये देखो अब आया सही। ई का वैल्यू जो स्क्रीन पे लिखा है, सही कह रहे हो, ये ब्लर की समस्या तो बहुत ज्यादा है। ई का वैल्यू इन इलास्टिक के लिए 1 से कम और इलास्टिक के लिए 1 होता है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कर देता हूँ, क्या ब्लर होता है ना तो आपको दिखता नहीं है। तो इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू, इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू कितना होता है, 0 से 1, और इलास्टिक के लिए 1 होता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात लिख ली होगी। हाँ, समस्याएं हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, कुछ ना कुछ रोज नई समस्याएं आती हैं, इसीलिए मैंने तो शुरू कर दिया है ऑफलाइन। आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें हो नहीं पाता है, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं क्लासेस, मैं अभी जो अपनी मेन क्लासेस है कोचिंग वाली उसी से पढ़ा रहा हूँ। चलो, अब फाइनली हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लिया, तो अब हम इन इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन कर लेते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटीज होती हैं। ठीक है, तो हम सभी हेडिंग डाल लें, इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम हेडिंग डाल सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। आप सबको पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड u1 है, इसकी u2 है। बिफोर एंड आफ्टर की कहानी से हमको फाइनल स्पीड ज्ञात कर। देखो हो क्या रहा है, अभी ये a ऑब्जेक्ट है और ये b है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड u2 है, u1 ज्यादा है u2 से तो कॉलिजन होगा। बहुत आसान सी बात है कि u1 अगर u2 से ज्यादा है, दोनों ऐसे चल रहे हैं तो कॉलिजन होगा। और इस बार कॉलिजन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वल नहीं रख सकते। हुआ क्या कि एक ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से जा रहा था जिसका मास m1 था, दूसरा ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी से जा रहा था जिसका मास m2 था, u1 बड़ा था u2 से, दोनों टकराए और टकराने के बाद
इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। भाई साहब हमको v1 और v2 ही निकालने होते हैं, यही हमारा टारगेट होता है कि टकराने से पहले हमको वेलोसिटी पता है, ये 10 से जा रहा था, ये 8 से जा रहा था, इसका मास 1 किलो था, इसका मास 2 किलो था, दोनों टकराए तो अब कितनी वेलोसिटीज हो जाएंगी। तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम v1 और v2 निकालें। पूरे डेरिवेशन में हमारा काम है कि हम ये दोनों वेलोसिटी जा रही थी, ये एक इसकी कोई स्पीड थी, इसकी कोई स्पीड थी, टकराए, टकराने के बाद क्या स्पीड होगी, यही हमारा काम है, निकाल लेते हैं। कौन सा कॉलिजन हो रहा है? इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। कौन सा कॉलिजन हो रहा है? फिर से ब्लर हो गया, अरे यार समस्याओं का पहाड़ है। इन इलास्टिक कॉलिजन एक ऑब्जेक्ट है A जिसकी वेलोसिटी है u1, एक ऑब्जेक्ट है B जिसकी वेलोसिटी है u2, एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों u1 की स्पीड u2 से ज्यादा है। ये मैं बता रहा था इतनी देर से जब ब्लर था। u1 की स्पीड u2 से ज्यादा है तो u1 u2 से गए तो u1 u2 से टकराएगा। टकराने के बाद A की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और B की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। हमको टकराने के बाद की वेलोसिटी v1 और v2 को फाइंड आउट करना है। ये मैंने फिर से बोल दिया, ब्लर की वजह से मैं थोड़ा सा डिले करके चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर एक बात बताओ, कौन सा कॉलिजन है? मैंने कहा इन इलास्टिक। तो बिफोर, ये बिफोर की कंडीशन है, ये बिफोर की कंडीशन है, बिफोर कॉलिजन। बिफोर मोमेंटम कितना था? बिफोर मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2। और आफ्टर कॉलिजन कितना था? आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम p डैश से लिख दिया तो कितना हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2। ये आफ्टर की बात है, ये बिफोर की बात है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है नहीं ना, काइनेटिक एनर्जी इसकी जो भी थी वो बाद में इक्वल नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो केवल मोमेंटम ही इक्वल लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। किसी ने मुझे ज्ञान दिया कि m1 m1 एक तरफ लिख लो, तो मैंने कहा लिख लो, क्या दिक्कत है। तो लिख लिया किसी ने, उससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, आप लिख सकते हैं, और ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। बताओ ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? क्यों? घर क्या करेगा? ये इक्वेशन आसान है कि नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से? अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं? इन इलास्टिक कॉलिजन चल रहा है, इसमें दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को इक्वल तो नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या? क्यों नहीं रख सकते? इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, मतलब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो है नहीं। तो एक इक्वेशन मिल गई आपको, और आपको वेरिएबल कितनी, वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी पता है? v1 की फाइंड आउट करनी है, और दो वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो आपको मिल गई इन इलास्टिक कॉलिजन में, किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? काइनेटिक एनर्जी ने हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। अगर इलास्टिक होता तो हम क्या कर लेते? इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। बराबर रख लेते कि नहीं रख लेते? और बराबर रखते हाफ हाफ चला जाता, m1 m1 को एक तरफ ले लेते, डिवाइड कर लेते, हमारा काम बन जाता। लेकिन भाई साहब काइनेटिक एनर्जी बराबर रख ही नहीं सकते, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। तो हमारा साथ देने के लिए हमारे भाई साहब आए, जिनका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई।
उनने बोला कि हमारा सहारा लो, जब भी इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो हमारी वैल्यू गिवन देना जरूरी होगा। तो हमने बोला ई कितना होता है, बोले ई होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस अप्रोचिंग वेलोसिटी। अब यहां से एक v2 और v1 की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? यहां से एक v2 और v1 की आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। कैसे? आप निकालो यहां से v2 और v1 कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 यहां से आ जाएगा e u1 प्लस u2। बोलो क्लियर है? तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी किसने दे दी? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COR ने, u1 माइनस u2। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, v1 v2 वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। एक काम करना, फ्रिक्शन की एक सीट बना देना, हाँ, कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस। वर्मा जी की बना दो, नहीं तो 30, अच्छा वो 30 क्वेश्चंस दे दो पहले, उससे यमन से बोल देना। उसके अलावा हाँ, नहीं, NLM की 30 क्वेश्चंस और फ्रिक्शन की एक सीट 20 क्वेश्चंस की। वो इजी तो दे चुके ना अपन, एक कॉम्पिटिटिव लेवल की देना है। हाँ, NLM के अच्छे हैं वो, तो मुझे भेज दी तूने? चलो मैं देख के भेज देता हूँ, ठीक है। और एक पेपर बनना है अपना इलेक्ट्रिक करंट का। हम्म हम्म, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट ऑप्टिक्स, वो इलेक्ट्रिक करंट 12th IIT के लिए 25 क्वेश्चन। आप कोई किताब ले जाओ, नहीं हो तो मैं मुझे, है ना, 25 क्वेश्चन, हाँ ये लिख लेना। और ये उसको उनको रोहित को सेंड कर देना। बोलो यहां तक समझ में आया? कॉपी कर लो। यहां तक इनइलास्टिक कॉलिजन में हमने मोमेंटम, इनइलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, तो हमने एक क्वेश्चन निकाल ली, एक क्वेश्चन निकाल ली। इन दोनों से v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो हमारा बहुत आसान काम है। पहले ये कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। इलेक्ट्रिक करंट के 25 क्वेश्चन, आंसर भी उसके ना, आंसर्स भी नहीं, सॉल्यूशंस नहीं, आंसर आंसर केवल। आज ही बना देना, मुझे कर देना, रोहित को कर देना। बोलो भाई साहब, कॉपी कर लिया? बस, अब कॉपी कर लिया तो अब कोई बात ही नहीं बची, अब तो आसान हो जाएगा बहुत। ध्यान दें, अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, क्या करें? v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। यहां से v2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो। v2 की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? देखना, v2 की वैल्यू यहां से निकलेगी, अगर आप v2 की वैल्यू यहां से निकालें तो v2 की वैल्यू आपकी यहां से निकल जाएगी, v2 इज इक्वल टू e u1 माइनस u2 प्लस v1। ये v2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, आपको v1 की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? देखो, रख लेते हैं v2 की वैल्यू, इसमें रखें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह क्या रखोगे? e u1 माइनस u2 प्लस v1। मैं कैमरा को इधर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा, नहीं दिख रहा तो। देखें, मैंने v2 की वैल्यू कहां रख दी? v2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां से यहां पे रख दी। तो देखो यहां देखो, m1 u1 m2 u2, u1 और v1 में कंफ्यूजन ना हो आपको, ये m1
ये U1 है, ये U2 है, ये U1 है और ये U2 है। अब ध्यान देना, हमको यहां से V1 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखना, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका E M2 U1 माइनस E M2 U2 और E का तो इसके साथ हो गया, प्लस आ जाएगा M2 V1। M2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, M2E U1 M2E U2 M2 V1। अब देखो ये V1 है और ये V1 है, इसको एक तरफ रखो, बाकी इधर ले जाओ, बाकी इन दोनों को इधर ले जाओ, तो M1 U1 M1 U1 और ये आता अगर इधर तो हो जाता E M2 U2, इसको ले आए ना इधर, प्लस M2 U2 और ये इधर जाता तो प्लस E M2 U2 इक्वल टू, ये M1 V1 है और ये M2 V2 है, मैं V1 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा M1 प्लस M2। ध्यान दो इधर, इधर अगर आप देखें, इधर अगर आप देखें तो ये U1 कॉमन आ जाएगा और U1 कॉमन आने के बाद हो जाएगा M1 माइनस E M2 प्लस, यहां से अगर आप देखें तो M2 U2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस E और ये V1 M1 प्लस M2, ये M1 प्लस M2 नीचे चला जाएगा तो ये देखो V1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2, इसके नीचे कर दो तो ये आ जाएगा, देखो M1 माइनस E M2 U1 प्लस M2 U2 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। ये V1 का वैल्यू आ गया। यहां से समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखें सभी बच्चे, हमने क्या किया, सबसे पहले ये काम करना जरूरी था, हमने यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के ये इक्वेशन निकाल ली पहली वाली। अब हमको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं तो हमको दो इक्वेशंस ही चाहिए, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तो हमने एक इक्वेशन और निकाल ली। एक इक्वेशन किससे निकाल ली, ध्यान देना भाई साहब, एक इक्वेशन और किससे निकाल ली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। ठीक है, यहां से हमने V2 की वैल्यू, यहां से हमने V2 की वैल्यू उठा के यहां रख दी, रखी तो देखो M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 और V2 की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई, V2 की जगह कितनी E U1 माइनस U2 प्लस V1। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया नीचे M1 U1, ये M1 U1 है, सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ये M1 U1 है प्लस M2 U2, कोई छेड़छाड़ नहीं, इसके साथ M1 V1, ये भी M1 V1, कोई छेड़छाड़ नहीं। M2 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो M2 E U1 ये रहा, M2 U E1 ये रहा, M2 का अंदर माइनस है तो M2 E U2, M2 का V1 के साथ किया तो M2 V1, ये इक्वल है बीच में, ध्यान देना ये इक्वल है। अगर ये इस पार आएगा M1 U1 तो ये हो जाएगा माइनस E M2 U1 और ये अगर इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये देखो ये रहा, तो M2 U2 प्लस E M2 U2 और ये मैंने M1 V1 M2 V2 था उसमें से V1 कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 हो गया। अब मैंने यहां से देखो, यहां से इन दोनों से मेरा U1 कॉमन आ गया तो M1 माइनस E M2 और ये कितना आ गया M2 U2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 V1 का वैल्यू आ गया। बोलो क्लियर है, V1 की वैल्यू निकाल ली, सिमिलरली हम V2 की बता देंगे, हम V2 की निकालेंगे नहीं, सिमिलरली बोल देंगे क्योंकि निकालने में बहुत टाइम लगेगा।
कोई भी बात समझ में ना आई हो तो बोल सकते हो, वैसे कोई बात समझने लायक है नहीं, सब कैलकुलेशन है। दो बात समझने वाली है कि मोमेंटम को कंजर्व करके ये इक्वेशन निकालना और रेस्टिट्यूशन से ये इक्वेशन निकालना। ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, आप निकाल सकते हैं, आपने 10th में भी सीखा है। लेफ्ट में ये देखो M2U2 है ना, हम इसको यहां से यहां ले आए तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये पहले से ही M2U2 तो था ही ना, ये रहा देखो इसमें M2U2, तो हमने तो इसमें रखी ना V2 की वैल्यू, तो M1U1 M2U2 ये तो है ही पहले से, M1V1 ये भी पहले से, M2 V2 की जगह हमने ये पूरी वैल्यू रख दी। और फिर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बीच में ये जो छोटा सा पिद्दू सा वो दिख रहा है ना इक्वल, ये इक्वल है भाई साहब। अब ये नदिया पार, अगर आप ये U2 है पहले से, अब आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो भी V1 के अलावा है हम सबको इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, इसको भी हम इधर ले आए, इसको इधर लाए तो ये रहा, और इसको लाए तो ये प्लस हो गया, ये रहा। फिर इक्वल यहां, मतलब अब ये दो इधर आ गए तो दो इधर बचे बस, फिर V1 की वैल्यू निकाल ली। कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक वाली बात है ही नहीं। लॉजिक वाली बात केवल पहले दो स्टेप्स में है कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा। इसको याद कैसे किया जाए देखना, ये फॉर्मूला बिल्कुल तुम्हारे उसके जैसा ही फॉर्मूला है। इसको कैसे याद किया जाए देखना बहुत ध्यान से। मिटा दूं, लिख लिया हो तो मिटा दूं मैं, लिख लिया हो वो बच्चे बता दें, जो न लिख पाए हों। गौरव राय, बाकी के बच्चे ही कहाँ हैं? स्कंद पांडे, मंजू शर्मा, चल अब फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, डेरिवेशन तो आसान है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। मेन ट्रिक क्या है? मेन ट्रिक है दो इक्वेशंस कैसे निकाली जाएं। उसमें दो इक्वेशंस निकालने का क्या तरीका था? मोमेंटम को कंजर्व कर दो, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर दो। इसमें क्या तरीका है ध्यान देना। हमको V1 निकालना है ना, V1 का फॉर्मूला देखना। V1 का फॉर्मूला है M1 माइनस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 1 प्लस ई अपॉन M1 प्लस M2 U2। ये इनइलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। आप चाहें तो, कई बच्चे ऐसा करते हैं M1 प्लस M2 होल में रख देते हैं अपॉन में, वो भी सही है। अच्छा, आपको इलास्टिक कोलिजन का अगर याद है भाई साहब, अगर आप भूले नहीं तो इलास्टिक कोलिजन का कितना होता है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 और 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, यही होता है इलास्टिक कोलिजन में V1 का फॉर्मूला। ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे? इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना होता है? फॉर इलास्टिक, अगर मैं इसी को फॉर इलास्टिक लिख दूं, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर मैं लिख दूं तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 1, और E का वैल्यू 1 लिखोगे तो यहाँ 1 M1 माइनस M2 हो जाएगा, यहाँ E 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 M2 वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिस फॉर्मूला इज फॉर ऑल। अगर आप इलास्टिक के लिए निकालना चाहते हैं तो इलास्टिक के लिए हो जाएगा यही फॉर्मूला। इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 1 रखोगे, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इलास्टिक का फॉर्मूला यही पढ़ा है आपने, ये नहीं पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ लिया होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आया होगा, ऐसा पढ़ लिया होगा। देखो होल में M1 अपॉन M2 लिख लिए होंगे, मैं M1 अपॉन M2 बांट देता हूं, इसको बांट दिया, इसको बांट दिया।
यही पढ़ा है ना इलास्टिक कॉलिजन में हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है? इन इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी का। बस यहां 1 प्लस ई आ जाता, वहां 2 होता है, यहां m1 माइनस ई m2 आ जाता है। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है? ये इन इलास्टिक का फॉर्मूला है, कंपैरिजन भी कर दिया मैंने। E1 रखोगे तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे इलास्टिक में आता है। अब V2 कैसे निकालोगे? तो सिमिलरली लिख देना, चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इतनी मेहनत करोगे तो भयंकर ही गधे हो जाओगे। अब आप V2 को भी निकालोगे, निकाल सकते हो वैसे उस डेरिवेशन में। जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें V2 की वैल्यू रख दो, सॉरी V1 की वैल्यू रख दो, तो V2 की आ जाएगी। लेकिन आप मत, आप बोले ना सिमिलरली V2 विल बी m2 माइनस ई m1 m1 प्लस m2 u2 प्लस m1 1 प्लस ई m1 प्लस m2 u1। u1 u2 तो पता ही है ना, टकराने से पहले की वेलोसिटी। m1 m2 मासेस हैं, e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये v2 क्या है? टकराने के बाद की वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आए कि नहीं आए? फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन v1 और v2 का फॉर्मूला आपको समझ में आया मेरे हिसाब से? तो बोलो आया कि नहीं आया? आया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस सिमरन, वेल डन बेटा। योजित भटनागर कल की टेस्ट का टॉपर था। योजित भटनागर के 100 में से 85 मार्क्स आए कल। योजित भटनागर। गुनगुन सेकंड नंबर पे है अपने ग्रुप में, गुनगुन फर्स्ट नंबर पे है अपनी बैच में, लेकिन जो दूसरा बैच है उसमें योजित सबसे ज़्यादा नंबर पे है। वेल डन गुनगुन, बहुत अच्छा, कीप इट अप बेटा। बाकी बच्चों ने भी अच्छा किया। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो टेंशन न लें, आज मैं एक और सीट भेज रहा हूँ, वो आप सीट करें, आज ही भेजूंगा उसको। कंपटीशन के बच्चों से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आप सभी लोग वो जो क्वेश्चंस हैं पेपर के, जो कल 25 क्वेश्चंस थे, उनमें से कोई नहीं आए तो वो मुझे भेज दें, मैं आपको सॉल्यूशन बना के भेजूंगा। या यमन भैया और जो समर्थ भैया हैं दोनों बच्चे, उनको भेज दें, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर भेजेंगे। ठीक है? तो प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एक दिन अच्छे मार्क्स आएंगे, योजित जैसे बन जाओगे एक दिन। गुनगुन और योजित दोनों के ही अच्छे मार्क्स आए हैं। क्लियर है ये? चलो मैं एक क्वेश्चन भी कर लेता, इससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, क्वेश्चन भी कर लूंगा। चल एक क्वेश्चन कर ही लेते ना, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन two objects of 2 kg and 1 kg are moving in same direction in same line with the speed of 5 meter per second and the 4 meter per second. If the coefficient of restitution of their collision is 0.8, if the coefficient of restitution of their collision is 0.8, then find velocity of 2 kg block after collision and velocity of 1 kg block after collision. मतलब v1 और v2 की वैल्यू निकालें आफ्टर collision if this collision is inelastic collision.
हाँ बच्चे, आंसर बताएं। अब तो ब्लर ब्लर नहीं हो रहा ना, जिंदगी में खुशहाली है कि नहीं है? तड़प तड़प किस दिल से आह निकलती गई, हमको सजा दी प्यार की। लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी टड़म टड़म मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, ये पल दो पल की खुशियाँ। हाँ भाई साहब, एनीबडी? स्कंद पांडे? यतन शर्मा? गौरव राय? तीनों लोग आंसर दें फटाफट। यही शॉर्ट फॉर्मूला तो है, ये V1 और V2 निकालने के शॉर्ट फॉर्मूले ही तो हैं। निकाल लिया? कैसे आएगा? V1 कैसे निकालोगे? M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 1 प्लस M1 प्लस M2 U2। ये V1 आ गया। 1.235 1.834 2 प्लस 2.4 4.4 मीटर पर सेकंड आ गई V1 की वेलोसिटी। V1 की वैल्यू आ गई 4.4। इफ आई एम राइट, यस यू आर राइट पंकज। 2 minus 0.8 is M1 M2 this M1 this M2 this U1 this U2। so block this। yes, एक बच्ची ने मुझे आंसर भेजा, स्नेहा शर्मा। यू आर राइट बेटा। V1 4.4 अनन्य शर्मा का भी सही है, प्राची चौधरी का भी सही है। वेरी गुड। तो ये निकाल लोगे आप लोग आराम से। एक छोटी सी बात पढ़ा के मैं आज की बात खत्म करता हूँ। थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा मुझे, मेरी क्लास है कंटिन्यूस, एक दूसरी क्लास है मेरी कंटिन्यूसली, तो मुझे जल्दी छोड़ना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी बात समझ लें, बस छोटी सी बात। ये समझ में आ गई, इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 से कम होता है। अब देखना, एक बात बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। इन इलास्टिक कोलिजन में एक और कोलिजन होता है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का एक और टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपने क्या किया, ये दो ऑब्जेक्ट जा रहे थे, ये जा रहा था U1 स्पीड से और ये जा रहा है U2 स्पीड से। ये टकराए, दोनों ठम टकराए, और टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगे। ऐसे दोनों टकराए, चिपक गए एक दूसरे से। मैं गीली मिट्टी ले लूं
और बस में मारूं फेंक के या दूसरे ऑब्जेक्ट में मारूं, तो कई बार होता है वो चिपक के चलने लगते हैं, तो दोनों एक ही साथ चलने लगे। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलने लगे, मतलब एक साथ चलने लगे, इसमें m1 भी है आपका, इसमें m2 भी है, अब दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा कई बार होता है। मैंने ये ऑब्जेक्ट पहले सेपरेशन में थे, टकराने के बाद चिपक गए और एक ही वेलोसिटी से चलने लगे। दिस टाइप कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इस कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब ध्यान देना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कॉमन वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी देखना बहुत ध्यान से। इसका होगा m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम पहले, बाद में दोनों चिपक के चलने लगे तो दोनों का मास तो हो जाएगा m1 प्लस m2 और दोनों की वेलोसिटी तो कितनी है v, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 v। आप दोनों को इक्वल कर दोगे, m1 u1 और m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v कर दोगे तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, v आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको आप बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आ गई ना, आपको यही वेलोसिटी निकालनी थी ना आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वो दोनों चिपक के चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी ना। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सिंपल है कि नहीं है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है कि व्हेन टू पार्टिकल्स आर moving in a linear motion, moving in a line with speed u1 and u2 and u1 is greater than u2, then after collision they are moving with same velocity or they moving combinedly moving, they going to move combined motion। अगर वो कंबाइंड मोशन में मूव करेंगे तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आफ्टर वेलोसिटी कितनी होगी, तो के की काम करना है। एक काम कौन सा करना है कि पहले मोमेंटम और बाद के मोमेंटम को बराबर रख दो, तो u1 u2 m1 m2 तो आपको पता ही है, आपको v पता चल जाएगा। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए कितना होता है, फटाफट सोच के बताना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, फटाफट जल्दी बताना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है आपको पता है? व्हेन आफ्टर कोलिजन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, then this type of collision is known as perfectly inelastic collision. In this collision final velocity is m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. In this collision, in this type of collision, e value of e is 0. Very good. Why? e होता क्या है? e होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। e क्या होता है? सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। क्या आफ्टर कोलिजन इनके बीच की कोई सेपरेशन वेलोसिटी है? दोनों की वेलोसिटी v v है, सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है? 0। तो e होता है सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोचिंग वेलोसिटी। अप्रोचिंग वेलोसिटी तो डेफिनेटली कुछ रही होगी, लेकिन देयर इज नो सेपरेशन वेलोसिटी, सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज 0। मैंने बोला था ना, इनइलास्टिक में e का वैल्यू कितना होता है? 1 से कम, 0 से ज्यादा और